10 सितंबर 1907 मृत्यु मार्च 1931 भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद वो पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी व शामुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंच राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरश पालन किया। 16 उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्ध बंदी समझा जाए तथा फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। 17 फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई गुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। युद्धग्राम 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए पृथ्वी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से भाग के फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 14 फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। 15 कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, डैश ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रत्ते बसंती चोला, मेरा रत्ते बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन में भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भागे। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया।